हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन, जो कि आपको हर रोज़ शाम को 8 बजे मिल जाया करेगी। ठीक है। सोर्सेज बेसिकली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जितने भी रेप्यूटेड सोर्सेज हैं सबसे लेके जो भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू एग्ज़ाम जितनी भी न्यूज़ रहेगी सारी की सारी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज का जो चैप्टर है या फिर आज की जो न्यूज़ है, करंट अफेयर है, वो मोस्टली किस पे कहाँ से है, किस किस बारे में है, वो मैं आपको एक बार बता दूं। जैसे कि रोटरडैम कन्वेंशन हो गया, ऑपरेशन मेघ चक्र, ब्रेक थ्रू रिपोर्ट जो अभी रिलीज़ हुई है, ठीक है, एशियन पाम ऑयल अलायंस जो अभी रिसेंट में हुआ है, तो सारा कुछ इनसे रिलेटेड है। लाइक ये है मतलब सोर्सेज द हिंदू, डाउन टू अर्थ, द इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर और पीआईबी। तो जो आज देखेंगे हम किस किस चीज़ों के बारे में, वो है सूरजपुरी, बजीका डायलेक्ट्स, रोटरडैम कन्वेंशन, धर्मशाला डिक्लेरेशन जो अभी रिसेंट में हुआ है, सीता नवासल जैन हेरिटेज साइट, ठीक है, और जो एशियन पाम ऑयल अलायंस है उसके बारे में, ऑपरेशन मेघ चक्र उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हमारी जो रही है आज की, सूरजपुरी एंड बजीका डायलेक्ट्स। तो ये कहाँ से ली है मैंने उठाई है कहाँ से, इंडियन एक्सप्रेस से। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्या है ये, क्या नहीं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन अ मूव एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इंडिजिनस लैंग्वेज एंड कल्चर, बिहार गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप 2 न्यू एकेडमिक्स टू प्रमोट लोकल डायलेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या है ना, बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो वहाँ की इंडिजिनस लैंग्वेज है और जो कल्चर है उसको बचाने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। ठीक है। और कि कौन सी जो दो लोकल वहाँ की जो भाषा बोली जाती थी उसको प्रमोट करने के लिए, और वो कौन सी है, सुरजापुरी और बजीका, जो कि मोस्टली कौन से एरिया के अंदर बोली जाती है, सीमांचल और बजीकाचल, जो कि स्टेट का एक रीजन है, वहाँ पे इसको बोला जाता है बिहार के अंदर। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। जो सुरजापुरी है ये मेनली बोली जाती है किशनगंज और जो सीमांचल के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है बिहार में वहाँ पे, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटिहार, पूर्णिया, अरेरिया। ठीक है। और ये डायलेक्ट्स कैसे बनी है, किस किन लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, वो है बांग्ला, ठीक है, थोड़ा सा बांग्ला भी इसके अंदर आता है, उर्दू के कुछ वर्ड्स भी इसके अंदर बोले जाते हैं, और हिंदी, इन तीनों का एक मिश्रण है सुरजापुरी। ठीक है। द नेम सुरजापुरी कम्स फ्रॉम सुरजापुर परगना, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता, पहले टाइम में एग्जिस्ट करता था। ओके। आल्दो सुरजापुरी हैज़ नथिंग स्पेसिफिकली टू डू विद रिलीजन। अब रिलीजन से तो इसका एक तरह से देखा जाए तो कोई लेना देना नहीं है सुरजापुरी डायलेक्ट्स का, लेकिन जो मोस्टली ज़्यादातर जो हिस्से में बोली जाती है वहाँ पे कौन रहते हैं, मुस्लिम, और मुस्लिम्स के अंदर ही मोस्टली यहाँ पे बोली जाती है, जो कि मेनली कहाँ पे रहते हैं, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 70% क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन है। ओके। बजीका के बारे में बात करते हैं। ये जो बिहार की 5 जो डायलेक्ट्स हैं उनमें से एक है, और ये भी हिंदी और मैथिली का मिक्सचर है, और मोस्टली बोली जाती है कहाँ पे, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के कुछ पार्ट्स, सीहोर और समस्तीपुर, यहाँ पे इन एरियाज़ के अंदर ये बोली जाती है। बजीका इज़ नॉट वेल नोन एज अदर डायलेक्ट्स एज भोजपुरी और मैथिली और भोजपुरी की तरह ये इतनी वहाँ पे वेल नोन नहीं है, मतलब इतनी प्रचलित नहीं है, लोग इतना जानते नहीं है इसके बारे में। तो इस वजह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपना स्टेप उठा रही है। और रिलेटेड टू अगर देखा जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज और कल्चर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके। और ये है बजीका एरिया बिहार का, और ये है सुरजापुरी एरिया। अब बात करते हैं रोटरडैम कन्वेंशन की। तो ये मैंने कहाँ से लिया है, डाउन टू अर्थ मैगजीन से। ठीक है। अब ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ 2 न्यू हैजार्डस पेस्टिसाइड, इप्रोडियोन और टर्ब्यूफोस हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द PIC क्या है, प्रियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर अंडर द रोटरडैम कन्वेंशन। अब रोटरडैम कन्वेंशन क्या है और ये PIC क्या है, इसके अंदर आप पढ़ते हैं।
ठीक है। रोटरडैम कन्वेंशन इज़ फॉर्मली नोन एज द कन्वेंशन ऑन प्रियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब कि आपको पहले जो इसको लेने वाले हैं या फिर जहाँ पे इसका ट्रेड होने वाला है वहाँ पे आपको कंसेंट लेना पड़ेगा फॉर द प्रोसीजर ऑफ सर्टेन हैजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपको ये इनका इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो इट इज़ मल्टीलेटरल ट्रीटी टू प्रमोट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू इम्पोर्टेशन ऑफ हैजार्डस केमिकल। द कन्वेंशन प्रमोट ओपन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इस कन्वेंशन के तहत जितने भी हैजार्डस केमिकल्स और मटेरियल हो जिनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट किस पे हो, ह्यूमंस और एक्वेटिक एनिमल्स पे, तो उनके लिए आपको आपस में क्या है ना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करनी पड़ेगी थ्रू कॉल्स या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू, ठीक है। कि भाई इनका जो एक्सपोर्ट होगा जो भी हैजार्डस केमिकल्स है कि भाई इनकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, इनको यूज़ करने का क्या है डायरेक्शन होना चाहिए कि इनको सेफली कैसे हैंडल किया जाए, और जो इनके परचेजर्स हैं इनको कौन ख़रीद रहा है और कौन नहीं, इन सब के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए इस कन्वेंशन के थ्रू, ताकि इनका कोई गलत प्रकार से यूज़ ना हो, ठीक है। ये है रोटरडैम का जो अभी रिसेंट में जो कन्वेंशन हुई थी उसका सिंबल। जो इसके सिग्नेटरी नेशन है, जिन जिन देशों ने इसको साइन कर रखा है, वो क्या डिसाइड करते हैं कि भाई इसको अलाउ किया जाए या इसके बैन को इसके इंपोर्ट को बैन किया जाए, जो भी केमिकल्स लिस्टेड हैं इस ट्रीटी के अंडर में, तो वो देश आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। इंडिया भी इस कन्वेंशन का पार्ट है और इसके साथ साथ 161 और अदर पार्टीज़। अब PIC क्या है, कैसा प्रोसीजर है, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। PIC प्रोसीजर इज़ ए मैकेनिज़्म, एक मैकेनिज़्म है फॉर formally obtaining and disseminating the decision of importing parties on their willingness to receive future shipment of hazardous chemicals। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको कोई भी एक पार्टी दूसरी को ये क्या है फ्यूचर में या फिर अभी इंपोर्ट कर रहे हैं मान लो केमिकल, ठीक है, तो आपको उनका पहले क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा कि हाँ भाई हम आपके देश में ये इस चीज़ को शिप कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ के लिए हमको अलाउ करते हैं या नहीं। और अगर वो अलाउ करते हैं तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ये कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों के अंदर यही सब बताया गया है। और जो ये केमिकल हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इप्रोडियोन, ये एक फंजीसाइड है जो कि जितनी वाइन्स, फ्रूट, ट्रीज़ और वेजिटेबल्स होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। और ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब इससे कैंसर होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है इस केमिकल से, और रिप्रोडक्शन में ये काफ़ी टॉक्सिक निकल के आता है, मतलब रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको भी रोक सकता है। टर्बोफिबोस, ये एक तरह का सोयल इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, जो मोस्टली यूज़ किस खेती में होता है, सोरगम की, मेज, बीट और पटैटो। इट आल्सो बीन फाउंड टू पोज अ रिस्क टू एक्वेटिक एनिमल्स ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी। अब क्या है कि ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी काफ़ी टॉक्सिक है, और ये वहाँ तक कैसे पहुँचता है, मान लो हमने खेत के अंदर इस इंसेक्टिसाइड को छिड़क दिया और जैसे ही पानी आएगा, पानी धीरे धीरे क्या है या तो छन के धरती के नीचे चला जाएगा, ठीक है, ज़मीन के नीचे चला जाएगा, कुछ पोर्शन जो लेफ्ट आउट रह जाता है वो वहीं से निकलता हुआ किसी भी पॉन्ड या फिर नाले में चला जाता है, और उधर के जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। बोथ द पेस्टिसाइड विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर आर नोन फॉर देयर हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अब देखो ये तो नुकसान करेंगे, जितने भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है वो डायरेक्ट हम पे हार्मफुल इफेक्ट तो दिखाते हैं, इन्वायरमेंट पे भी और ह्यूमन हेल्थ पे भी। इन इंडिया द यूज़ ऑफ दिस केमिकल इज़ परमिटेड बाई 2015 से इन केमिकल्स का इंडिया के अंदर यूज़ करने की परमिशन दी हुई है, और वो किस कमेटी के थ्रू दी हुई है, वो है अनुपम वर्मा कमेटी। अनुपम वर्मा कमेटी ने ही ये रिकमेंड किया था कि हाँ भाई हमको इन केमिकल्स का यूज़ करना चाहिए, और ऊपर से इंडिया सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, इनको एक्सपोर्ट करता है टर्बोफोस को इंडिया के अंदर। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो केमिकल्स हैं
तो इनको परमिशन देने वाली कमेटी का नाम कौन सा है, ठीक है। या फिर कोई भी ऑप्शन दे देगा जिसमें से आपको अनुपमा वर्मा कमेटी भी मिलेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं धर्मशाला डिक्लेरेशन की। ये कहाँ से लिया गया था, ये मैंने लिया है द हिंदू से। तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज़्म डे, 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे था, ठीक है। तो धर्मशाला डिक्लेरेशन एम्स टू रिकॉग्नाइज इंडियाज़ रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्लोबल टूरिज़्म एज वेल एज फोकस ऑन द रिकवरी बाय आल्सो प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज़्म विच हैज़ बीन ओवरलुक्ड फॉर सो फार। अब क्या है ना, ये डिक्लेरेशन क्यों किया गया, ताकि ग्लोबल टूरिज़्म को भी बढ़ाया जाए, ऊपर से जो हिमाचल का या फिर धर्मशाला का जो रीजनल टूरिज़्म है उसको भी बढ़ावा देने के लिए ये डिक्लेरेशन किया गया था। इसके अंदर जो टूरिज़्म मिनिस्टर है, ठीक है, वो अपनी एक स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान के साथ आते हैं और एनकरेज करते हैं इंडियंस को कि आप डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर भी ट्रैवल कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए इंडिया का जो नेचुरल और कल्चरल और स्पिरिचुअल ब्यूटी है इसको, और साथ ही साथ जो हमारा एक गोल है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको भी आप बढ़ावा दीजिए, इस गोल को अचीव करने में हेल्प कीजिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी टू सेलिब्रेट द कल्चरल वाइब्रेंसी ऑफ इंडिया विच एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म टू इनकलकेट नेशनलिज्म। कि भाई एक भारत श्रेष्ठ भारत को लॉन्च किया गया था कि लोगों को कल्चरली बाइंड करे, ठीक है। पूरा देश एक तरह से नहीं, हमारे देश के अंदर काफ़ी कल्चर है और सभी कल्चर हमको कहीं ना कहीं एक तरह से एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं और हमारे अंदर नेशनलिज्म और कल्चरल अवेयरनेस की भावना को जगाते हैं, ठीक है। इन पैरेलल द मिनिस्ट्री हैज़ आल्सो बीन वर्किंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टू आइडेंटिफाई 20 इंडियन मिशन अब्रॉड। अब जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसके साथ भी जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री है वो काम कर रही है ताकि जो 20 जो इंडियन मिशंस हैं अब्रॉड के अंदर वो क्या करें, हाईएस्ट टूरिस्ट फुटफॉल्स टू इंडिया, ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, जिससे इंडिया का जो टूरिज़्म कल्चर है उसको भी बढ़ावा मिले। ये है थोड़ी सी ब्लर फोटो है धर्मशाला के, जो वहाँ का जो नेचर है, वहाँ के जो पहाड़ है उनकी, वैसे तो ये कहीं का भी हो सकता है। तो चलो बात करते हैं अब सीता नवासल जैन हेरिटेज साइट, जो कि कहाँ पे मेंशन था, द हिंदू के अंदर। सीता नवासल केव, जिनको मोस्टली अरिवर कोयल भी बोला जाता है, ये 2nd सेंचुरी तमिल सरमना कॉम्प्लेक्स की केव्स हैं, ठीक है। और कहाँ पे है, सीता नवासल विलेज, जो कि है पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। सीता नवासल इज नेम यूज सिनोनिमसली फॉर द हेमलेट जो और हिलोक दैट द हाउसेज इन अरिवल कोविल, जो वहाँ के जो हाउसेज हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उसको देख के इनका नाम बोला गया था, ठीक है। देयरफॉर द टेम्पल्स ऑफ अरिहत्स जैन हु कॉन्कर्ड देयर सेंसेस एजार दीपट्टम एक केवरन विद 17 पॉलिश्ड रॉक बेड्स। अब जो ये केव है इसके अंदर जो 17 पॉलिश रॉक बेड्स हैं, मेगालिथिक ब्यूरियल साइट है वहाँ पे, ठीक है। नावा चुनाई टान है, स्मॉल माउंटेन लेक है, मतलब जो कि सबमर्ज्ड है। दिस इज़ द ओनली प्लेस इन तमिलनाडु वेयर वन कैन सी पांड्या पेंटिंग, केवल यहीं पे आपको पांड्या पेंटिंग देखने को मिलेंगी। दिस साइट एंड आर्ट वर फर्स्ट मेंशन्ड बाय लोकल हिस्टोरियन एस राधाकृष्णन अय्यर इन हिज बुक इन 1916 जनरल हिस्ट्री ऑफ पुडुकोटाई स्टेट। तो इस बुक के अंदर सबसे पहले इस साइट के बारे में मेंशन किया गया था। तो मोस्टली ऐसे टेम्पल हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो, और ऐसी ही काफ़ी केव भी हैं। अब बात करते हैं एशियन पाम ऑयल अलायंस की, जो अभी रिसेंटली हुई थी, और ये कहाँ से लिया गया है, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर वहाँ से। इट इज़ एन एडिबल ऑयल ट्रेड एसोसिएशन फाउंड ऑफ 5 पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ इन साउथ एशिया। साउथ एशिया की जो 5 पाम ऑयल कंट्रीज़ हैं जो इंपोर्ट करती है, उन्होंने सबने मिलके इस एसोसिएशन का गठन किया है, ठीक है। और वो कौन सी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू
गेन कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, कि भाई आपस में कलेक्टिवली ये बार्गेनिंग पावर मतलब बार्गेन कर सके टू मेक इम्पोर्ट सस्टेनेबल, कि भाई जो जितने भी इम्पोर्ट बाहर से करते हैं उनको थोड़ा सा सस्टेन भी करे, मतलब थोड़ा सा एक तरह से देखा जाए तो सही रेट में भी मिले, जिससे कि हमारा जो इकोनॉमिक और बिजनेस इंटरेस्ट है वो भी मतलब सही से चलता रहे। The alliance would work towards ensuring that palm oil is recognized as a high quality, economical, and healthy vegetable oil and to change the negative image of palm oil, कि भाई ये सब काम करेंगे कि भाई पाम ऑयल के बारे में जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट लोगों ने बना रखा है उसको किसी भी तरह से दूर किया जाए और इसको एक हेल्दी वेजिटेबल ऑयल के रूप में अपनाया जाए। The association is not involved in shaping the global disclosure on sustainable palm oil in a collective way. The membership of APOA, Asian Palm Oil Alliance, would be further expanded to include companies. अब क्या है ना, इसको धीरे धीरे करके और एक्सपेंड किया जाएगा, इसके अंदर कंपनीज़ को ऐड किया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ को, जो कि मोस्टली क्या काम करती है, इनका प्रोडक्शन करती है और इनको रिफाइन करती है। और जो जो ये एशिया पाम ऑयल अलायंस है, इसके जो सबसे पहले जो चेयरमैन है जिनको चुना गया वो अतुल चतुर्वेदी है। ठीक है, इनकी ये फ़ोटो है, आप देख सकते हो। वैसे क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कि जो APO है इसके जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अतुल चतुर्वेदी। अबाउट पाम ऑयल एक्सपोर्ट, इंडिया एनुअली इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल इज़ अराउंड 13 से 14 मिलियन टन मिलियन टन हर साल इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है, जिसमें से 8 मिलियन टन जो है वो है पाम ऑयल। कहाँ से इंपोर्ट करता है, इंडोनेशिया और मलेशिया से। वाइल द अदर ऑयल सच एज सोया, सनफ्लावर कम फ्रॉम अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूक्रेन और रशिया। यूक्रेन और रशिया में सबसे ज़्यादा सनफ्लावर आपको मिल जाएगा, सनफ्लावर ऑयल। एशिया अकाउंट फॉर अराउंड 40% ऑफ ग्लोबल पाम ऑयल कंजप्शन। देखो सीधी सी बात है, एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा 40% पाम ऑयल का कंजप्शन होता है, और जो बाकी का जो यूरोप हो गया उसको सिर्फ 12% ही कंज्यूम कर पाता हो। इंडोनेशिया और मलेशिया बिगेस्ट पाम ऑयल एक्सपोर्टर है पूरा वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और इंडिया भी वहाँ से अपना कितना करीबन 8 मिलियन टन एक्सपोर्ट करता है। इंडिया इज़ लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल इन एशिया। एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा हम ही इंपोर्ट करते हैं, करीबन 15%, और जिसके बाद चाइना 9% करता है, पाकिस्तान 4% और बांग्लादेश सिर्फ 2%। अब पाम ऑयल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, भाई इसकी खेती कहाँ पे कैसे हो सकती है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो मोस्टली वहाँ का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 22 से 24%, 22 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस, और मोस्टली ह्यूमिड होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए करीबन 80%, और 5 से 6 घंटे की ब्राइट सनलाइट चाहिए इसको पूरे दिन के अंदर। ये काफ़ी प्रोडक्टिव क्रॉप है, और मतलब लोअर कॉस्ट पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हमको दे देती है। इट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, जो मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है, कुकिंग में, करीबन किन कंट्रीज़ के अंदर, जो कि डेवलपिंग कंट्री है वो इसको ज़्यादा यूज़ करती है, क्योंकि एक तो सस्ता है सबसे बड़ी बात। तो इट इज़ आल्सो यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स के अंदर भी यूज़ होता है, डिटर्जेंट के अंदर भी, कॉस्मेटिक के अंदर भी, और बायोफ्यूल की तरह भी यूज़ होता है, लिपस्टिक, सोप, डिटर्जेंट, इवन आइसक्रीम्स के अंदर भी यूज़ होता है। ये थी पूरी जो अलायंस है, जो कि अभी रिसेंट में मिली थी। कहाँ पे मिली थी आप बताना मेरे को, ठीक है। और कितने देश थे, 5 देश, 5 देशों के झंडे ये यहाँ पे रहे। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। ये रहे मिस्टर अतुल चतुर्वेदी, जो कि इसके चेयरमैन हैं। अब बात करते हैं ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट, जो कि अभी रिसेंट में प्रोड्यूस हुई थी, और ये एडिटोरियल कहाँ से उठाया गया है, इकोनॉमिक टाइम्स से। द ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 इज़ ए न्यू रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैम्पियन। मतलब इन 3 एजेंसियों के द्वारा मिलकर इसको अभी प्रेजेंट किया गया, IEA, IRENA और यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैम्पियंस। द रिपोर्ट रिप्रेजेंट 2/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव क्या था? इट एम्स एट सपोर्टिंग स्ट्रोंगर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू एम्पलीफाई एम्बिशन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस एंड ड्राइव फास्टर रिडक्शन इन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज। कि भाई सब जितने भी देश इससे जुड़े हैं सब मिलके आके, ठीक है, अपने सपोर्ट दिखाएं या फिर ऐसे स्टेप्स उठाएं जिससे ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कम किया जाए। To align countries' action and coordinate investment to scale up the development and drive to do cost across 5 key sectors: पावर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन, एग्रीकल्चर। मोस्टली यहीं से सबसे ज़्यादा क्या निकलती है? ग्रीन हाउस गैसेज। और इन्हीं पे आपको कुछ ऐसे प्लान्स के साथ में आना पड़ेगा, कुछ ऐसे एक्शंस के साथ में आना पड़ेगा जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन जितना भी होता है उस पर कंट्रोल किया जाए। टुगेदर ये जितने भी सेक्टर हैं इनसे करीबन 60% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस है वो निकलती है, ठीक है। और इसको रिड्यूस किया जा सकता है बाई 2030। इसी के लिए क्या है ना, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन चाहिए सभी देशों का टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू ए मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस इन लाइन विथ पेरिस एग्रीमेंट गोल। अब पेरिस एग्रीमेंट गोल क्या था कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम किया जाए, और उसको अचीव करने के लिए जो ये जितने भी सेक्टर हैं इन पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं IEA के बारे में थोड़ा सा। ये इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इनके साथ मिलके इस फ्रेमवर्क पे इसको बनाया गया था 1974 के अंदर, इन द वेक ऑफ 1973 का जो ऑयल क्राइसिस हुआ था तब। IEA ये एक तरह से ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो इसका मिशन है वो है 4 मेन एरियाज़ के अंदर: एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, और जो कि कहाँ है? फ्रांस के अंदर। इसके रोल क्या है? टू हेल्प इट्स मेंबर रिस्पॉन्ड टू मेजर ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन, कि भाई किसी भी देश के अंदर किसी भी तरह की ऑयल की जो सप्लाई है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, उसको ना रोका जाए, वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रहे। ए रोल इट कंटिन्यूज टू फुलफिल टुडे, जो कि अब तक करता आ रहा है। टैकलिंग एंड एनालिसिस ग्लोबल की एनर्जी ट्रेंड्स, प्रमोटिंग साउंड एनर्जी पॉलिसी, फोस्टरिंग मल्टीनेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। इसके जो कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर 30 मेंबर है प्रेजेंट में। IEA फैमिली आल्सो इंक्लूड 8 एसोसिएशन कंट्रीज। एक कैंडिडेट कंट्री मस्ट बी अ मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ OECD। देखो IEA का मेंबर बनना है तो आपको उससे पहले OECD का मेंबर बनना पड़ेगा, तो इसीलिए ऑल OECD मेंबर्स आर नॉट IEA मेंबर। मतलब देखो, ज़रूरी नहीं है कि जिन ने इसको अपना रखा है या फिर इसके अंदर जो शामिल है तो वो IEA के अंदर भी हों, ऐसा नहीं है। अभी फ़िलहाल फुल मेंबरशिप के लिए जो 3 कंट्रीज़ है, मतलब वो चाहती है कि हमको फुल मेंबर्स मिल जाए, वो चिली, इजराइल और लिथुआनिया। और कौन कौन सी रिपोर्ट्स इसके द्वारा रिलीज़ करी जाती है? पहली, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। ये कुछ 5 रिपोर्ट हैं जो इसके द्वारा रिलीज़ की जाती हैं। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये है ऑपरेशन मेघ चक्र, और ये एडिटोरियल उठाया गया है कहाँ से? द हिंदू से। ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेशन मेघ चक्र इज़ वन ऑफ द CBI लेड ग्लोबल ऑपरेशन है ये, ठीक है। ग्लोबल ऑपरेशन मतलब ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब वहाँ की जो इंटरपोल है उसके साथ मिलकर इसको चलाया गया है। इन रिसेंट टाइम फॉर रैपिड रिस्पॉन्स टू ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन केस विद इंटरनेशनल लिंकेज एंड ऑर्गेनाइज्ड साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम। कि भाई देखो यहाँ पे क्या है ना, बच्चों के साथ बच्चों को यहाँ पे क्या है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। कैसे? सेक्सुअली ऑनलाइन, ठीक है। उनको फिर ब्लैकमेल करके उनसे एक्सटॉर्शन किया जाता है, पैसे मतलब ऐंठे जाते हैं उनको ब्लैकमेल करके, और फिर उसी तरह से उस पैसे को क्या है ना, डिफरेंट गलत कामों में ही यूज़ किया जाता है। इट इज़ एम्ड एट आइडेंटिफाई
एंड एक्टिंग अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स और गैंग। मतलब इसका एम क्या है ऑपरेशन मेघ चक्र का, पहले पता करो कि कौन करवा रहे हैं, ठीक है, कौन कर रहे हैं, और फिर उसके खिलाफ एक्शन लो, चाहे वो इंडिविजुअल हो या पूरी गैंग हो, उन सबको पकड़ो, ताकि ये जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ है और जो ये ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं माइनर्स के साथ में, इनको पकड़ा जाए। प्रॉब्लम क्या होती है ना, बच्चों के साथ कोई भी मतलब उनको ब्लैकमेल करने लग जाता है, डराने लग जाता है, और बच्चों का क्या होता है कि उनको पता भी नहीं होता बेचारों को कि भाई अब किसको बताएं, तो और बताएंगे तो सामने वाला क्या समझेगा, ठीक है। अगर आपके साथ या फिर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो और आपके पास आए, तो आपको हमेशा उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उसको किसी भी तरह से डांटना धमकाना चाहिए। द ऑपरेशन इज़ टू टारगेट एट क्लाउड स्टोरेज। अब क्या है कि मोस्टली ये जो ऑपरेशन है किसको टारगेट करता है, क्लाउड स्टोरेज को। जो आजकल क्या है, सब लोग अपना डेटा क्लाउड स्टोरेज के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो बच्चों का जो ये जो सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ की जो ऑडियो विजुअल मटेरियल है, पेडलर्स क्या करते हैं ना, उनको क्लाउड स्टोरेज में रखते हैं और वहीं से उसको सर्कुलेट करते हैं। तो जो ये ऑपरेशन है ये किसको टारगेट करता है, सीधा क्लाउड स्टोरेज को ही टारगेट करता है। इसी वजह से इसका जो कोड नेम है वो मेघ चक्र रखा गया है, कि जो क्लाउड स्टोरेज का जो चक्र बना रखा है ना इन्होंने, और उससे जो ये चीज़ें सर्कुलेट करते रहते हैं कि भाई स्टोरेज को ही पहले पकड़ते हैं, इसी को ख़त्म करते हैं, और यहाँ से जिसको भी सर्कुलेट हुआ है उनको फिर पकड़ते हैं हम, ठीक है। तो इसका फिर क्या नाम रखा गया, मेघ चक्र। यूज्ड बाय पेडलर्स टू सर्कुलेट ऑडियो विजुअल मटेरियल ऑन इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ विद माइनर। इट्स आउट टू collaborate collect information for various law enforcement agencies within India, engage with relevant law enforcement agencies globally and coordinate closely through Interpol। मतलब जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इंडिया की, उनके साथ भी ये कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, और बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनके साथ भी, और क्लोजली कोऑर्डिनेट किसके साथ करते हैं, इंटरपोल के साथ में, कि भाई यहाँ का डेटा, ठीक है, जो जितनी भी ये ऐसे ऑडियो विजुअल मटेरियल है, ठीक है, जहाँ पे भी जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वीडियोज़ हैं, कि भाई उनको कहीं दूसरे देश के अंदर भी ना सर्कुलेट किया गया हो, अगर किया गया हो तो इंटरपोल की हेल्प से दूसरे देश के अंदर भी जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाए, और इस तरह के जो क्राइम होते हैं चाइल्ड के साथ में, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होते हैं या फिर ऑर्गेनाइज साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होते हैं, इनको रोका जाए। Coordination meeting were organized with Interpol and foreign law enforcement agency for sharing critical information to dismantle such cyber crime networks। मतलब सब फ़ॉरेन जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और इंटरपोल के साथ में मिलके इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। तो ये थी आज की जितने भी न्यूज़ थी, द हिंदू हो गया और जो इंडियन एक्सप्रेस हो गया। तो ऐसी वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहेंगी शाम को 8 बजे। तो अगर कोई भी टॉपिक बचता हो तो डोंट वरी, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया जाएगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई सुझाव सजेशन हो, कोई गलती रह गई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को बता सकते हो। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अबाउट सेक्शन में जाके आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।